हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का क्लास बहुत खास होने वाला है। जेईई एडवांस 2025 को ध्यान में रखते हुए मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कुछ सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। ठीक है। एंड सवाल ऐसा है कि कुछ 2.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, राइट। 2.5 लाख में से सिर्फ 2,000 बच्चे का ही ये सवाल करेक्ट होगा। बस हाँ, समझ जाइए आप इस बात को। एंड ये मैं जो है वो रिसेंट जितने भी जेईई एडवांस के एग्ज़ाम हुए हैं एंड जो जेई जो है वो रिजल्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने उसको करेक्ट किए हैं, इनकरेक्ट किए हैं, एंड कितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जहाँ पे क्वेश्चन 3 से 4 लाइन पे जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो जनरली उस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट वो एकदम आखिरी टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आखिरी टाइम पे आप अटेम्प्ट कीजिएगा देन फिर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहिएगा, एंड उस केस में यू विल फाइंडिंग कि 2,000 बच्चों का ही क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का सही हो रहा है। तो आओ आप अपने आप को चेक करो कि आप ये 2,000 के अंदर हो या नहीं हो। क्वेश्चन जो है, एनालिसिस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन रिवर वाटर इज वेरी एसेंशियल टू इंश्योर दैट aquatic life is safe. As per European standard, dissolved oxygen should never be less than 6.4 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है जल के अंदर एक्वेटिक स्पेशीज के सर्वाइवल के लिए शुड नॉट बी 6.4 मिलीग्राम पर लीटर। इट शुड बी ग्रेटर देन 9.6 milligram per liter. Water body having values less than 6.4 milligram per liter is considered as heavily polluted, and if it is 9.6 gram per liter then it is considered as a optimum fit for aquatic life. ठीक है। एंड इट इज, इसके बारे में और कुछ लिखा हुआ है कि यू नो वन मेथड टू मेजर कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है इज विंकलर टाइट्रेशन, जहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड देन स्टेप नंबर 3, राइट। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चंस देखा जाए, देन क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 liter of water sample is taken, then calculate maximum volume of hypo 0.01 solution required if the sample is considered as heavily polluted. सो हेविली पोल्यूटेड के लिए आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन कितना लोगे। वो तो बोल रहा है कि इट इज लाइक 6.4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हुआ देन हेविली पोल्यूटेड। देन हम बेयर मिनिमम मैक्सिमम केस ले रहे हैं, एंड अगर वहां से मैं अगर मास ऑफ डिजोल्व O2 निकालूं बेसिकली 1 लीटर सैंपल में, देन वो कितना होगा, इट विल बी लाइक 6.4 डिवाइडेड बाय 32। ये 0.2 होगा। इन टर्म्स ऑफ मोल्स मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। मास विल बी लाइक 6.4, मोल्स विल बी 0.2 मिली मोल्स। नाउ मिली मोल्स जब आपको O2 के कितने मिल गए, 0.2 मिली मोल्स, देन क्या आप रिएक्शन देख पा रहे हो, हाफ O2 जो है वो 2 मोल दे रहा है। 0.2 कितना देगा, 0.2 मिली मोल्स। 0.2 मिली मोल्स जो है वो 4 गुना देगा, विच विल बिकम 0.8 मिली मोल्स, राइट। एंड ये जो MnOH होल थ्राइस है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड I2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आप देखोगे देन इट इज लाइक 2:1। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 जो है वो इस केस में आपका 0.4 मिलीमोल्स हो जाएगा। मैं I2 के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट इक्वेशन में हाइपो के साथ I2 एसोसिएटेड है, एंड वो दैट इज लाइक 1:2 मोलर रेशियो। अगर हाइपो देखने जाओगे आप ये वाला, देन इट विल इवेंचुअली बिकम्स व्हाट, 0.8 मिलीमोल, जो कि MnOH होल थ्राइस का मिलीमोल्स था। तो आपको तो अब हाइपो का मिलीमोल्स निकल गया, राइट। क्या आपको पता है कि लाइक मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स, राइट। मिलीमोल्स के टर्म में अगर मैं लिखने जाऊंगा देन वॉल्यूम कितना आएगा, मिलीलीटर में आएगा, एंड हाइपो वाज लाइक 0.01, वॉल्यूम निकालना है एंड दिस इज लाइक 0.8, तो वॉल्यूम कितना निकल कर आ गया दोस्त, 80 ml, विच इज ऑप्शन ए। देखो कितना बेहतरीन सवाल था पैराग्राफ के ऊपर, एंड यही लोग नहीं करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। जेई एडवांस का ट्रेंड बता रहा है ये। उसके बाद ये जो दूसरा सवाल है
फिर से आपके पास 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर है, कैलकुलेट मिनिमम वॉल्यूम, राइट, विच इज रिक्वायर्ड इफ द सैंपल इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिमम फिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिमम वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपको लेना होगा वो कौन सा लेना होगा, मिनिमम वाला। एंड मिनिमम वाले के लिए वहाँ क्या बोला गया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ O2 जो है वो कितना है, इट इज़ लाइक 9.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर मैं फिर से लाइक मिली मोल्स की बात करूँ ऑफ O2, देन वो कितना हो जाएगा 9.6 बाय बोलो 32, विच इज़ 0.3 मिली मोल्स, राइट। सो यहाँ पे अब ये 0.3 मिली मोल्स आ गया, एंड अगर ये 0.3 मिली मोल्स हैं इस केस के अंदर, तो 0.3 मिली मोल से MnOH होल थ्राइस कितना होगा दोस्त, इट विल बी 1.2 मिलीमोल्स, लाइक 4 टाइम्स। एंड अभी हम लोग कंक्लूड किए थे जो MnOH होल थ्राइस का मिलीमोल्स था वही मिलीमोल्स हाइपो का था। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो है वो हाइपो का मिलीमोल्स कितना है, विच इज 1.2, एंड फिर से मोलैरिटी जो है वो 0.1 है, एंड आप वॉल्यूम कर लो तो वॉल्यूम कितना निकल कर आ जाएगा 12 मिलीलीटर। देख लो कितना आसान है, विच इज ऑप्शन सी। सो जस्ट रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा सा अटपटा सा है, बाद बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। एंड जो आप थर्ड वाला देखोगे क्वेश्चन, इट इज लाइक ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेसर विल बी द मोल्स ऑफ Na2S2O3 रिक्वायर्ड। अभी आप यहाँ से कंक्लूड क्या किए हो, ये तो फिर यही हम लोग कंक्लूड किए ना कि जितना ज़्यादा O2 के मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा Na2S2O3 जो है उसके भी मोल्स होंगे। तो ये तो फिर ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है एक्सेस सॉल्यूशन इन स्टेज 1 ensures all oxygen reacts। so अगर आप देखोगे देन स्टेज 1 से आपको मिल क्या रहा है, MnOH होल ट्वाइस। सो ये बोल रहा है कि ये एक्सेस में है, तो भाई साहब अगर ये एक्सेस में है, ये MnOH होल ट्वाइस एक्सेस में है, विच मीन्स व्हाट, LR कौन है आपका O2। एंड अगर आपका LR O2 है देन फिर ठीक है, वो तो पूरा जो है वो ये हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, राइट। सो ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली जो थर्ड बोल रहा है मोल्स ऑफ MnOH होल ट्वाइस रिएक्टेड एंड मोल्स ऑफ MnOH होल थ्राइस फॉर्म्ड विल बी डिफरेंट, नहीं यहाँ पे तो गलत है। अगर आप सेकंड रिएक्शन को देखोगे, बेसिकली स्टेज 2 वाला, तो यहाँ 2 मोल MnOH होल थ्राइस था। आप स्टेज 1 देखोगे देन ये 2 मोल से 2 मोल है, ये तो इक्वल है, सो इट शुड नॉट बी डिफरेंट। एंड देन लास्ट में क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन विल रिक्वायर 2 मोल ऑफ Na2S2O3 फॉर एस्टिमेशन। सो दरअसल अभी हम लोग कंक्लूड किए कि वो 1:4 है। सो बेसिकली MnOH होल थ्राइस के जितने मोल्स थे, ठीक है, उतना ही मोल्स ऑफ Na2S2O3 रिक्वायर होगा, सो जो कि 4 था। सो ये भी गलत, सी भी गलत, तो इसका राइट आंसर बी है। देखो कितना खतरनाक सवाल था, राइट। इसी के तर्ज पे मैं आपके लिए एक और सवाल लाया हूं, ये है, देखो। सो अगर आप देखोगे देन यहाँ पे बोल रहा है कि अ डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ प्योर अमोनिया गैस इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क बाय विच द वॉल्यूम बिकम्स 90 ml। सो आपके पास अमोनिया है, राइट, जिसका अभी इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं है, इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू पास कराया गया है, जिसके कारण वॉल्यूम जो है वो 90 ml हो गया है, राइट। नाउ बोल रहा है कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ N2 and H2। सो आपको तो पता है NH3 जो है वो डिकम्पोज होके N2 and H2 देगा, and if I have to write then it will be like what 1/2 and this will be like 3/2। साथ ही साथ बोल रहा है ऑल द गैसेस फाइनली प्रेजेंट आर वॉश्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सो आपको पता है NH3 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, राइट। सो इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ एसिड बेस। एंड उसके बाद बोल रहा है ऐसा करने से वॉल्यूम जो है वो गैस बिकम्स 90 ml, विच मीन्स इधर जो है अगर यहाँ पे 90 ml था, सॉरी आई थिंक ये 80 ml है, हाँ ओके। सो यहाँ पे जो है वो कितना ml रिएक्शन किया होगा, इट विल बी 10 ml ओनली, राइट, है ना। तभी ना वॉल्यूम ऑफ द गैसेस जो है वो इट इज बिकमिंग 80 ml। सो ये जो है वो 80 ml है, राइट। सो
अगर ये 80 ml है देन मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट वन थिंग इज कि लाइक NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2 H2. सो अगर इनिशियल वॉल्यूम V है एंड V में से सम अमाउंट X गया है देन X/2 बना होगा एंड यहाँ 3X/2 बना होगा, राइट। एंड अगर ऐसा है देन आप यहाँ से ये कंक्लूड करा सकते हो कि X/2 प्लस 3X/2 इज इक्वल टू 80 ml ओनली, बिकॉज 10 ml इज बीन रिएक्टेड विथ H2SO4. सो यहाँ से जब आप X कैलकुलेट करोगे ना देन वो X कितना निकल कर आएगा? इट विल बी लाइक 2X इज इक्वल टू 80 विच मीन्स 40 ml. सो यहाँ पे अगर 40 ml निकल कर आ गया देन V माइनस एक्स कितना हो गया बताओ? V माइनस एक्स विल बी 10. देन V कितना आ जाएगा? इट विल बी लाइक 40 प्लस 10 विच इज 50. सो अगर इनिशियली NH3 कितना लिया गया है देन वो मैं क्या बोलूंगा? इट विल बी 50 ml. एंड उस 50 ml का कितना डिकम्पोज हुआ? लाइक X की वैल्यू आप देख रहे हो कि इट वाज लाइक 40 ml जो है वो कन्वर्ट हुआ है, विच मीन्स 50 का 40 ml हुआ है देन वो कितना परसेंट हुआ? दैट इज 80% ऑफ NH3 is decomposed into N2NH2. So इसका राइट आंसर होगा B एंड C. एकदम खूबसूरत सा सवाल था, यहाँ पे कैच वही था कि अमोनिया जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है, which means difference in ammonia decomposed will be like how much? It will be 10. So V minus X जो है वो 10 हो जाएगा. So ये ही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच था. उसके बाद जो अगला सवाल है वो अगला सवाल है आपका फिर से N2 and H2 are mixed to form N2H4 and NH3 or both, and it all depends upon the relative amounts of N2 and H2 taken. राइट. सो ये यहाँ ये बोल रहा है कि आपके पास N2 है NH2 है एंड इससे जो है वो क्या बन रहा है? इट इज लाइक N2H4. एंड ये तो आपको पता है कि N2 प्लस H2 से क्या बनता है? NH3 भी बनता है. तो दरअसल ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है, ठीक है. पहले N2H4 बनता है एंड दरअसल N2H4 जो है वो H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है. एंड अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे देन इट विल बी लाइक ट्वाइस NH3. देन जब आप ऐड करोगे देन आपको क्या मिलेगा? N2H4 विल गेट कैंसिल्ड आउट, है ना, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट? N2 प्लस 2H2 गिव्स ट्वाइस NH3. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है एंड दैट प्रॉब्लम इज ये इट विल बी लाइक 2H2. सो अगर वहाँ होगा देन यहाँ पे आपको 3H2 आ जाएगा, राइट. तो एंड यहाँ से N2H4 कट जाएगा. बेसिकली यहाँ पे कैच क्या है? यहाँ पे कैच ये है कि आपको जो है वो एक रिएक्शन N2 प्लस ट्वाइस H2 गिव्स N2H4 लेना है एंड ये N2H4 जो है वो H2 के साथ रिएक्शन करा के ट्वाइस अमोनिया बनाएगा. तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे एंड ऑप्शंस के सीरीज में जब आप चेक करने जाओगे तो सबसे पहला क्या निकल कर आ रहा है? 2 मोल N2 2 मोल H2. सो 2 मोल एंड 2 मोल अगर मैं ले रहा हूँ देन यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. अगर 2 मोल में ले रहा हूँ तो LR जो है वो H2 है एंड अगर LR H2 है मतलब H2 फिर बचेगा ही नहीं. तो फिर जब H2 बचेगा ही नहीं तो सेकेंड इक्वेशन से आपका अमोनिया बनेगा नहीं, राइट. एंड अगर LR H2 है देन यहाँ 2 मोल से कितना मोल बन रहा है N2H4? 2 मोल से 1 मोल बन रहा है. देन फिर N2H4 कितना बनेगा? इट विल बी 1 मोल ओनली, विच मीन्स ऑप्शन ए जो है वो सही है, चलेगा. ऑप्शन ए इट इज करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं देन ऑप्शन बी में क्या है? 3 मोल N2 एंड 8 मोल NH3. सो यहाँ पे अगर ऑप्शन बी के टर्म्स में अगर मैं जाऊं एंड पूछूं कि आपका एक्सेस अमाउंट कौन सा है, सो इस केस में जो एक्सेस अमाउंट होगा वो निकल कर आपका H2 आएगा, विच मीन्स अभी जो है वो H2 बच गया है. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि LR कौन है तो वो N2 है. तो अगर LR N2 है तो वो 3 मोल बन रहा है तो N2H4 कितना बनेगा दोस्त? 3 मोल. एंड अगर N2H4 3 मोल बन रहा है देन ठीक है यहाँ 3 मोल है
एंड आपका H2 जो है वो कितना रिएक्शन कर रहा है, 6 मोल। 6 मोल मतलब कितना बचा, 2 मोल। तो अगर 2 मोल बचा है तो फिर मैं यहाँ 2 मोल लिख दे रहा हूँ। एंड यहाँ से आपको पता चल गया कि Lr कौन है, H2। एंड अगर Lr H2 है देन N2H4 कितना बच गया, 1 मोल। एंड अगर N2H4 1 मोल बना देन अमोनिया कितना बना, बोलो, इट विल बी 4 मोल, राइट। सो अगर वो केस है देन फिर से देखो आपका बॉम्बे भी सही है, राइट। सो आपको इसी तर्ज पे आगे बढ़ना है। एंड जब आप आगे बढ़ोगे देन आप पाओगे कि सी जो है वो सही नहीं है एंड डी जो है वो सही है। सो बहुत खूबसूरत सा सवाल था ये भी, बेस्ड ऑन पैरेलल रिएक्शन। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एडवांस भी जो है वो इसी टाइप के पैरेलल रिएक्शंस को पूछेगा। उसके बाद से अगला सवाल है, यू हैव 2 ml tetrahedral lead, राइट। सो बेसिकली ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इट शुड बी लाइक टेट्राइथाइल लेड। सो यहाँ पे मिस्टेक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख दिया है। इज मिक्स्ड विथ पर लीटर ऑफ गैसोलीन टू प्रिवेंट नॉक इन इंजन। सो दरअसल नॉक इन इंजन का मतलब ये हो गया कि जब इंजन के अंदर फ्यूल का जो सप्लाई है, अगर वो सप्लाई सही नहीं है देन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो टेट्राइथाइल लेड है उसको मिक्स किया जाता है गैसोलीन के साथ। सो कैच ये है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे अगर आप देखोगे देन बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, बेसिकली C2H5Cl इज नीडेड टू प्रोड्यूस sufficient amount of tetraethyl lead, right, which should be mixed with 25 liters of gasoline. So आपके पास 25 liters of gasoline है एंड डेंसिटी दे रखा है वो कि डेंसिटी जो है वो 6.4 ग्राम पर ml है। तो अगर मैं डेंसिटी के बारे में लिखने जाऊं देन इट इज लाइक 6.48 ग्राम पर ml। एंड अगर वॉल्यूम के टर्म में मैं लिखने जाऊं, राइट, सो अपने पास जो है वो 2 ml है टेट्राइथाइल लेड, राइट। देन अगर मैं मास के बारे में बातें करने जाऊं, लाइक मास ऑफ टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, फॉर 1 लीटर ऑफ गैसोलीन, राइट। सो वो कितना आएगा, इट विल बी लाइक वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड डेंसिटी कितना है 6.48 ग्राम पर ml। नाउ अब आपके पास गैसोलीन है कितना, गैसोलीन आपके पास 25 है। सो अगर आपके पास गैसोलीन 25 है देन फिर से मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ लाइक मास ऑफ TeL फॉर 25 लीटर गैसोलीन। सो आप यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। उसके बाद से आप इस इक्वेशन को देखो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड इज नीडेड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट टेट्राइथाइल लेड, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो देन टेट्राइथाइल लेड के 1 मोल से आपको 4 मोल मिल रहा है, क्या, इथाइल क्लोराइड। सो इसके मोल्स तो आपको पता है वो कितना है, इट इज लाइक 50 इंटू 6.48 and divided by mass of tetraethyl lead is how much, molar mass, तो वो 28 था, राइट, नॉट 28, 208 प्लस 12 इंटू 2 इज 24 एंड 29 इंटू 4। तो इसको जब आप करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 324। सो इट विल बी लाइक डिवाइडेड बाय 324। तो यहाँ से मोल्स मिल जाएगा एंड यहाँ से जब मोल्स मिल जाएगा देन फिर इट इज़ लाइक 1:4 इज़ द मोलर रेशियो, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना देन यू विल बी फाइंडिंग कि ये एक ही मोल है, एंड अगर ये 1 मोल है देन ये कितना मोल होगा, फिर 4 मोल, सही है। तो फिर ये करेक्ट हो गया, 4 होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। नाउ ये आपका आखिरी प्रॉब्लम, एंड ये क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 2 सेपरेट सॉल्यूशंस यू हैव KMnO4 एंड O2। O2 जो है वो -2 में जा रहा है। स्टूडेंट टाइटर 20 ml ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो आपको ये पता होना चाहिए KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम क्या क्या होता है, एंड 10 ml ऑफ O2 सेपरेटली यूजिंग 3 रिएजेंट्स। सो ये रिएक्शन आप सबसे पहले ये समझ लेना कि ये अलग अलग हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है। एंड परफॉर्मिंग 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर KMnO4 एंड O2 ईच,
he found that molarity of O2, KMnO4 and O2 is 1/20 and 1/10. So सबसे पहली बात कि ये जो है ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की मोलैरिटी है, एक ही एक्सपेरिमेंट की मोलैरिटी नहीं है, ठीक है, कि हम तीनों रिएजेंट्स को एक ही साथ लिए हैं एंड उसका मोलैरिटी जो है वो 1/20 है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो आपके रिएक्शंस हैं विच इज लाइक Fe, Cr2O4 gives K2CrO4 एंड Fe2O3। तो सबसे पहले तो आपको एन फैक्टर का जो है वो फंडा समझना होगा। एंड अगर मैं KMnO4 की बात करूं देन ये तो आपको पता है कि मैंगनीज जो है वो +4 में चला जाएगा एंड O2 जो है वो O-2 में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं देन O2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इट विल बी लाइक 0 से -2, सो चेंज कितने का है, 2 × 2 विच इज 4। एंड KMnO4 के एन फैक्टर की मैं बात करूं देन मैं यहाँ स्ट्रेट अवे लिख दे रहा हूँ, ये +7 से +4 जा रहा है, सो 3। बट कैच यहाँ Fe Cr2O4 का है। अगर आप देख रहे हैं देन Fe जो है वो आपका +2 से +3 में जा रहा है, सो वो इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर आप क्रोमियम के बारे में देखने जाओगे देन क्रोमियम जो है वो आपका +3 से +6 में जा रहा है, देन यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज कितने का है, 3 का है, और यहाँ दो क्रोमियम है, सो 6। एंड Fe के कारण चेंज कितने का आ रहा है, 1। तो ये आपको इंश्योर करना है कि इसका एन फैक्टर जो है वो आपको 7 लेके चलना है। एंड अगर आप इसका एन फैक्टर 7 लेके चलोगे तो फिर अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, कॉलम 1 रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन ऑफ ABC यूज्ड फॉर टाइट्रेशन एंड कॉलम B रिप्रेजेंट्स मिलीमोल्स ऑफ ABC कंज्यूम्ड विद KMnO4 एंड O2, राइट। सो आप क्या करोगे, आप साफ साफ लिखोगे कि इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंस ऑफ Fe Cr2O4 एक एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe Cr2O4, राइट। एंड फिर आपको तो एन फैक्टर वगैरह सब पता है, तो अगर मैं इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में लिखने जाऊं देन वहां पे इट विल बी लाइक 1/20 into 20 एन फैक्टर 3 इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ Fe Cr2O4 इंटू एन फैक्टर, एंड उसका एन फैक्टर कितना था, 7। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे देन मिलीमोल्स आपको कितना निकल कर आ जाएगा, 3/7। किसका, Fe Cr2O4 का। सो एक आंसर क्या है, 3/7, समझ रहे हो आप। फिर उसी तरीके से जब आप O2 के साथ करोगे तो यहाँ पे फिर मैं O2 के वाला इक्वेशंस लिख दे रहा हूँ। सो इट विल बी लाइक 1/10 into 10 एंड O2 का एन फैक्टर कितना था, 4 इज इक्वल टू मिलीमोल्स इंटू 7। सो यहाँ से मिलीमोल्स कितना निकल कर आएगा दोस्त, इट विल बी 4/7, राइट। सो सिमिलरली आपको ये काम Cu FeS2 के साथ भी करना है एंड FeS के साथ भी करना है। तो बेसिकली एक चीज जो है वो टेम्पलेट तो सेट हो गया कि KMnO4 का एन फैक्टर कितना लोगे, 3, एंड O2 का एन फैक्टर कितना लोगे, 4। तो आपको इक्वेशन भी यहाँ दे रखा है, Cu FeS2 बेसिकली ये कॉपर पायराइट है। तो यहाँ पे अगर आप कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जाओगे देन यहाँ +1 है, तो उसके कारण कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। एंड कॉपर पायराइट में यहाँ सल्फर -1 होता है, एंड अगर सल्फर -1 हो गया देन Fe क्या हो जाएगा, +1 -2, सो -1, सो Fe +1 हो जाएगा। एंड यहाँ Fe +2 में है, सो एक ही Fe है, सो Fe के कारण एन फैक्टर 1 होगा। बट यहाँ सल्फर जो है वो -1 से आपका +4 में जा रहा है, तो यहाँ चेंज 5 का है और यहाँ दो सल्फर है आपका, सो इट विल बी लाइक 10। सो एन फैक्टर जो है वो आपको कॉपर पायराइट का 11 लेके चलना है, राइट। एंड FeS के अंदर अगर मैं बात करने जाऊं देन फिर से यहाँ पे +2 एंड -2 है, सो इसके कारण कितना आ रहा है चेंज, एक्चुअली इट इज लाइक -2 से +4 जा रहा है, एंड अगर -2 से +4 जा रहा है देन वो कितना हो जाएगा, 6। एंड यहाँ Fe +2 से +3 गया तो Fe के कारण कितना होगा, 1। सो FeS के लिए आपको एन फैक्टर कितना लेके चलना है, 7। बात खत्म हो गया वहीं पे। तो आप सेम काम कर लो वहां पे, तो आप 1/20 इंटू 20 इंटू 3 तो सेट रहेगा, एंड फिर क्या होगा, मिलीमोल्स किसका, CuFeS2 का इंटू एन फैक्टर, तो मैंने अभी आपको बोला वो कितना होगा, 11। तो ये सारी चीजें तो खट जाएंगी, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो मुझे मिल रहा था ना 3/7, उसको मैं क्या बोलूंगा अब, 3/11। किसके लिए,
CuFeS2 के लिए। एंड यहाँ जो मुझे 4/7 मिल रहा था, मैं बोलूँगा अब 4/11। किसके लिए? CuFeS2 के लिए। सिमिलरली FeS के लिए मुझे n फैक्टर 7 है, तो अगर FeS के लिए n फैक्टर 7 है, देन उसका तो फिर सेम ही आंसर होगा जो आंसर ऊपर आया है, राइट? एंड विद दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड। सो देखो कितना आसान सवाल है। सो आई बिलीव आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड होके कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।